ओके, सो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। होपफुली बच्चों आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत के साथ होंगे और ईमान की बेहतरीन कैफियत के साथ होंगे। द ईमान इज द एसेंस ऑफ योर लाइफ्स। ठीक है, आज से हम लोग कंप्यूटर के जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं और एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने जा रही है। हमेशा हर बैच जो मेरा रहा है कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स को लेके, इट इज ऑल द टाइम वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड वेरी मच सॉर्ट ऑफ सरप्राइजिंग एज वेल। और हर न्यू सेशन के अंदर कुछ न्यू पोटेंशियल मिला है, कुछ न्यू दोस्त, कुछ न्यू कनेक्टिविटीज मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपका जो सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। आज के बेटा हमारे कुछ टारगेटेड गोल्स हैं। हर लेक्चर में कुछ लेक्चर गोल्स होंगे। आज के लेक्चर गोल्स आपके फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर पैटर्न है। वी विल डिस्कस अबाउट द पेपर पैटर्न जो कि आपको आपके ग्रुप्स में शेयर कर दिया गया है। सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट द वाइवा क्वेश्चन and thirdly we will discuss about all the basics of whether they are about programming, whether they are about HTML and whether they are about flowchart, simple flowchart। उसके ऊपर जितनी आपकी एक्सप्लेनेशन होगी, जो बेसिक नॉलेज होगी, उसको हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, ये आज के लेक्चर का हमारा बेसिक गोल होगा और कल से फिर हम प्रायोरिटाइज्ड लर्निंग करेंगे, यानी कि जो कैटेगरी होगी उसी कैटेगरी को खाली हम फुलफिल कर रहे होंगे, उसके अलावा किसी को पढ़ेंगे नहीं हम। मतलब हर दिन का एक टॉपिक होगा, जो 2 दिन 3 दिन टॉपिक रहेगा, उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो आज एक जनरलाइज्ड वे में हमने काम करना है। मैं बताता चलूं, जो बच्चा आज का लेक्चर सुन लेगा उसके लिए आने वाले लेक्चर इंशाल्लाह बड़े आसान हो जाएंगे, और जो बच्चा आज का लेक्चर नहीं सुनेगा तो उसकी जाहिर है, मैं अज्यूम करूंगा कि उसकी बेसिक्स जो है वो वीक हैं और उसके लिए आने वाले क्वेश्चन और आने वाले दिन थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बगैर टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने पेपर पैटर्न के ऊपर। तो हमारा जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होता है? पेपर पैटर्न हमेशा स्टार्टिंग के लिए ही जरूरी होता है ताकि हमें आइडिया हो सके कि हम करने क्या जा रहे हैं आफ्टर ऑल। ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर का पेपर होता है, जैसे आपको पता है कि बायो के बोर्ड के पेपर कितने मार्क्स का है, जो बोर्ड का रूटीन पेपर है 60 मार्क्स का, और कंप्यूटर का कितने मार्क्स का होता है 50। तो आपका क्योंकि 50 और 50 9 10 20 मार्क्स आपके कम होते हैं, इसीलिए आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो कुल नंबर 110 होते हैं और बायो वालों के कुल नंबर 90 होते हैं। यानी कि बायो वालों का बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 मार्क्स में मुश्तमिल होता है और कंप्यूटर वालों का जो प्रैक्टिकल होता है वो 50 मार्क्स में मुश्तमिल होता है। यानी कि इक्विवेलेंट वेटेज एज पर देयर बोर्ड एग्जाम, यानी बोर्ड का इम्तिहान जैसे आपका 50 नंबर का था, इसी तरह आपका 50 नंबर का ही प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो आपने इसको उतनी ही फिर इंपॉर्टेंस भी देनी है। ठीक हो गया? तो इसके अंदर सबसे पहले तो टोटल मार्क्स आपके जो है वो कितने हैं बेटा? 50 मार्क्स है आपके टोटल, जो आपको पेपर आएगा जिसमें से। ठीक है, फिर आपका पेपर 4 सवालों पर मुश्तमिल है। 4 क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में टेस्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 20 मार्क्स के लिए होता है। कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स के लिए। और टाइम पे भी बात कर लेते हैं कि it इस पूरे 50 मार्क्स के पेपर के लिए कितना टाइम दिया जाता है। तो वो आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं, यानी आपको 2 घंटे मिलेंगे ताकि आप उस पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। यानी आप जब एग्जाम रूम में एंटर होंगे तो पूरे 2 घंटे बाद आपको फ्री कर दिया जाएगा और आप वहां से बाहर आ सकते हैं। उसके बाद जो पहला सवाल पे वापस आती है, पहला क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है और इसमें चॉइस आती है। इसमें क्या आती है? चॉइस आती है। क्या चॉइस आती है? एनी वन आउट ऑफ 2, यानी कोई भी एक कर सकते हैं आप 2 में से। क्लियर होगी बात यहां तक? तो मसला अच्छा, अब आता कहां से है? आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा ना, वो आएगा HTML में से। किसमें से आएगा? यानी कोई वेब पेज बनाए या वेब पेज के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछेगा, वो HTML में से आएगा पहला क्वेश्चन। इसी के साथ जो ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, यानी जिसमें चॉइस आ रही होगी, वो किसमें से आएगा? आपको इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, वो आपको आएगा फ्लो चार्ट में से। वो किसमें से आएगा बेटा? ये जो सारा काम हम बता रहे हैं ये एग्जैक्टली एज पर द स्कीम ऑफ 2026 है, यानी कि 2016 में जो आपकी न्यू स्कीम आई है उसके रिगार्डिंग आपको ये चीज बताई हमने। ठीक हो गया?
26 के रिगार्डिंग। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन किसमें से आ गया और दूसरा किसमें से आ गया। अब करना कोई आपने एक है, करना कोई दोनों आपने नहीं करने। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स के लिए आता है? 20 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स के लिए आ रहा है? 20 मार्क्स के लिए। अब ये 20 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आ रहा है, इसके अंदर भी आपको चॉइस होगी। क्या होगी? चॉइस होगी कि आपने कोई सा एक करना है दो में से, एनी वन आउट ऑफ 2। ठीक हो गया? तक तो मतलब अच्छा, इसके बाद एक स्टेप आगे चलते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये कहां से आएगा? तो ये आपको आएगा चैप्टर नंबर 1 और 2 में से। चैप्टर नंबर 1 और 2 में से। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है ये आपको 9th क्लास की बुक में से आता है। किसकी बुक में से? 9th क्लास की बुक में से। ठीक हो गया? और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको आता है 10th क्लास की बुक में से आता है। ठीक होगी बात यहां तक? अच्छा, अब आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है ये कहां से आएगा? 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 और 2 में से। और इसी तरह आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 का चॉइस वाला दूसरा सवाल होगा वो किसमें से आएगा? चैप्टर नंबर 3, 4 या 5 में से। ऑलमोस्ट ये 5 में से नहीं आता, 4 में से भी नहीं आता, 3 में से ऑलमोस्ट आ रहा होता है। यानी जो आपको बोर्ड में ये वाला सवाल आएगा, ये मैं थोड़ा सा वजाहत कर देता हूं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन होगा ऑलमोस्ट या इफ स्टेटमेंट के ऊपर या फॉर लूप के ऊपर। कहेगा राइट अ प्रोग्राम ऑन इफ स्टेटमेंट या फॉर लूप। और ये वाला क्वेश्चन जो होगा वो बेसिक में होगा। वो कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट अ प्रोग्राम टू टेक सम ऑफ 2 नंबर, राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इस तरह का कुछ क्वेश्चन यहां से आ रहा होगा। तो मैं हमेशा बच्चों को रेफर करता हूं कि आप ना पहले पार्ट की तरफ जाएं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए ज्यादा आसान है, ज्यादा आसान होगा इंशाल्लाह। लेकिन इसमें आपने प्रोग्राम करना है। ठीक हो गया? और इसमें भी आपके लिए क्या आएगा? प्रोग्राम। दायरा 10th की बुक में से है तो वो प्रोग्राम ही होगा। ये अंडरस्टूड बात है। ठीक हो गया यहां तक? कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो आप में से किसी की, कोई बच्चा पूछना चाहता हो कुछ? तो इनमें और इनमें चॉइस है, इसी तरह इसमें और इसमें भी चॉइस है। आपने कोई एक करना है। कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा? 20 मार्क्स के लिए। 40 मार्क्स आपके यहां तक कवर होते हैं। यहां तक तो मसला है आपका? अच्छा, अब मैं एक और बात आपको थोड़ी सी क्लियर करता हूं। यहां पे देखिएगा जरा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जो लिखा है 20 मार्क्स के लिए, ये फर्दर सब डिवाइडेड है कितने में? 2 मार्क्स में। कितने? 10 और 10। यानी कि इसके अंदर अगर हम इसको थोड़ा यहां ले जाएं तो एक 10 मार्क्स का कॉलम है और फिर एक 10 मार्क्स का कॉलम यहां पे है। अच्छा, अब देखिएगा जरा, ये जो 10 मार्क्स है ना, एक 10 नंबर आपको मिलेंगे अगर आपने वो क्वेश्चन जो है, जो रिटन आपको पेपर में आया हुआ है कि राइट अ HTML कोड या राइट अ फ्लो चार्ट, ये जो फ्लो चार्ट है जैसे, वो आपने किस में बना लिया? अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपने डिवाइस के ऊपर, या एक पहले राइटिंग का आपने लिख लिया इसको, जो आपको शीट दी जाएगी उसके ऊपर आपने इसको लिख लिया। अगर HTML कोड को, फ्लो चार्ट को, तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। आपको 10 नंबर। अच्छा, बाकी 10 नंबर अब किस चीज के हैं जी? बाकी 10 नंबर है परफॉर्म करने के। यानी अगर आपको HTML कोड आया है तो यू हैव टू क्रिएट अ वेब पेज और आपको वहां पे वो शो करना है, वहां पे बना के दिखाना है, करके दिखाना है। तो आपको इंप्लीमेंटेशन के 10 नंबर है, एग्जीक्यूशन के या इंप्लीमेंटेशन के। ओके हो गया? यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट कौन सा है? 10 मार्क्स कंटेन करता है। किस चीज के लिए? आपकी राइटिंग, जो पर्ची आएगी, पेज आएगा, उस पेज के ऊपर आपने जो लिखना है उसके लिए। तो राइटिंग, और दूसरा कौन सा? कंपाइलर के ऊपर एग्जीक्यूट करना है। किसमें एग्जीक्यूट करना है?
तो आज आपके ना ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करना है हम लोगों ने। तो बोर्ड के ऊपर आप एक बार अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको एक और क्यूरी भी आपकी क्लियर करता हूं। अक्सर बच्चों का सवाल होगा कि सर आप प्रोग्रामिंग शुरू करवाने जा रहे हैं, लेकिन जो बोर्ड में हमें कंपाइलर आता है, यानी जो स्क्रीन खुली होगी जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है, जिसके ऊपर हमने काम करना है, वो कौन सी स्क्रीन है, वो आईडीई कौन सा है। आईडीई बेटा आपको ऑलमोस्ट जो है ना वो कौन सा आता है, डेव सी प्लस प्लस। कौन सा आता है, यानी कि मैं आपको क्लियर बता दूं, इफ यू आर एनरोल्ड, लाइक आपकी अगर जो रोल नंबर स्लिप है उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट कॉलेज लिखा है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी लाइक उमर ब्लॉक स्कूल, एलडीएस स्कूल, इस तरह का कोई स्कूल है, लाहौर का है, किसी भी शहर का, तो आप उस सूरत में क्या करेंगे, उस सूरत में आपकी ऑलमोस्ट प्रैक्टिस जो है वो डेव सी प्लस प्लस पे हो रही होगी। इज इट अंडरस्टूड? अब डेव सी प्लस प्लस क्या है समझ नहीं, एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप कोडिंग करते हैं, जिसके ऊपर आप कोडिंग लिखते हैं। ठीक हो गया? यहां तक मसला है आपको किसी को? ओके। तो और उसके अलावा सर ये भी क्वेश्चन उठता है कि सर फिर आप कौन सा करवाएंगे। तो बेटा अगर आप जो लैपटॉप लेके आ रहे हैं उसकी रैम जो है वो 8 GB है, तो आई विल रेफर यू कि आप जाएं और मैनेजमेंट से जाके अपने लैपटॉप के अंदर डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल करवा लें। और अगर आपके पास जो लैपटॉप है उसकी रैम 4 GB है, तो मैं आपको रेफर नहीं करूंगा कोई भी ऐसी एक्टिविटी। मैं आपको रेफर करूंगा कि आप खामोशी के साथ, तहम्मुल के साथ सिर्फ और सिर्फ आईडीई ऑनलाइन यूज करें। अब ऑनलाइन आईडीई कौन सी होती है, जीडीबी कंपाइलर, जीडीबी, और दूसरा कौन सा है, प्रोग्राम जी। और इस तरह के बेशुमार आपके पास ऑनलाइन कंपाइलर्स मौजूद हैं। कोई क्वेश्चन हो यहां तक किसी का? किसी ने कुछ पूछना है यहां तक? यहां तक मैंने आपको इंटायर बोर्ड का कुछ पेपर पैटर्न गाइड किया, अभी इसमें कुछ चीजें पेंडिंग है। क्लियर है यहां तक बात? बाकी अच्छा बेटा, इसके बाद आपका 40 नंबर का पेपर यहां तक मुकम्मल होता है। इसके बाद आपको दोबारा से आगे चलते हैं तो हमारे पास 5 नंबर का एक सवाल आता है। 5 नंबर का वो सवाल क्या है, वो कोई अमली सवाल नहीं है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है, यहां पे कुछ लिखना नहीं है उसका। वो क्वेश्चन क्या है आपका, वाइवा का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है, वाइवा। बहुत सारे बच्चे अभी तक केमिस्ट्री और फिजिक्स के प्रैक्टिकल कर चुके हैं, तो वाइवा का मतलब बड़ा क्लियरली मैं उनको समझा देता हूं दोबारा एक बार। वाइवा बेटा वर्बल क्वेश्चन है बेटा साहब। वाइवा क्या है, एक वर्बल क्वेश्चन है। वर्बल क्वेश्चन मीन, वर्बल क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आप एग्जामिनर के पास उठ के जाएंगे अपनी कॉपी को लेके, और वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा। अब उस क्वेश्चन के कितने नंबर हैं जनाब? 5 नंबर हैं। जो आपसे वो सवाल करेगा उसके कितने नंबर हैं? 5 मार्क्स हैं, 5 नंबर हैं। वाइवा के कितने मार्क्स हो गए? 5 मार्क्स। इसी तरह आपका एक चौथा और आखिरी सवाल है जो कि 5 नंबर पे ही मुश्तमिल है, और जो क्या है, प्रैक्टिकल कॉपी जो आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिकल कॉपी। प्रैक्टिकल कॉपीज हो गई, और इसके भी कितने नंबर हैं? 5 नंबर हैं, 5 मार्क्स हैं। मैं इसमें एक बात बता दूं आपको कि प्रैक्टिकल कॉपीज की जहां तक बात रही, तो आप में से हर एक की कंप्यूटर की कॉपी सिर्फ मैं ही चेक करूंगा। अगर मेरे अलावा कोई भी चेक करेगा तो उसमें हम अपनी स्कूल की स्टैंप नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया? वो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। व्हेन आई एम गोइंग टू चेक इट, आई विल वेरीफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स, वेदर हमने आपको प्रोवाइड की है या नहीं की। मैं इस चीज को नहीं देखूंगा कि हमने प्रोवाइड किया तो वो ठीक है। उसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज हैं कि वो किस तरह की बनी हुई होनी चाहिए, प्रिंटेड तो नहीं होनी चाहिए, या इस तरह के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। हो सकता है आपने कुछ ने बनी बनाई ली होगी, कुछ ने कहीं से बनाई होगी या बनवाई होगी। इस तरह के बहुत सारे बच्चे एक्टिविटीज करते हैं, तो मैं उसमें आपकी हर एक की कॉपी खुद चेक करूंगा, और उस सूरत में हम अपने स्कूल की स्टैंप उसके ऊपर लगाएंगे, और उससे इंशाल्लाह फिर आपको अल्लाह ताला खैर करेंगे, पेपर में भी आसानी होगी। ठीक है? तो आपने जो है प्रैक्टिकल कॉपीज को क्या करना है, मेरे से ही वेरीफाई करवाना है। वो हम एक डे रखेंगे जिस दिन मैं एक एक की कॉपी वेरीफाई और चेक कर दूंगा। सर ये इस तरह से मुकम्मल होते हैं आपके 50 नंबर का एग्जाम।
ये आपका बोर्ड का पूरा पैटर्न है 2026 का, जिसमें आपके 50 नंबर का जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। यहां तक आप में से किसी का मेरे लेक्चर का एक जो सेगमेंट है वो कंप्लीट हो गया। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन हो आप में से किसी का? बेटा लेक्चर के सेकंड सेगमेंट की जानिब चलते हैं। जैसे पहले सेगमेंट में हम लोगों ने बात की पेपर पैटर्न के हवाले से, अब हमारा सेकंड टारगेट आज का जो है वो है हमारे वाइवा के क्वेश्चंस, यानी कि वो 5 नंबर को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे जो इन्वेजिलेटर हमें अपने पास बुलाएगा और हमसे कुछ क्वेश्चन करेगा, और इसमें ये भी बात करेंगे कि वेदर वी शुड आंसर दीज क्वेश्चन इन इंग्लिश और इन उर्दू। तो बेटा ऐसी कोई क्राइटेरिया बोर्ड ने डिफाइन नहीं किया कि आंसर आपने इंग्लिश में देना है या उर्दू में देना है। जो सी लैंग्वेज आपको आसान लगती है आपने उसमें जवाब देना है उनको। हाँ, ये जवाब है कि जवाब पॉजिटिव होना चाहिए ताकि आप जो भी बताना चाह रहे हैं उनको समझ आ सके। अगर आपको डेफिनेशन याद है आप डेफिनेशन बता दें, अगर आपको डेफिनेशन नहीं आ रही है तो आप उर्दू में बता दें उनको, लेकिन योर आंसर शुड बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज। ठीक हो गया? आपने जवाब उनको बताना जरूर है, ऐसे नहीं कि आप चुप करके खड़े रहे। ठीक हो गया? तो मैंने कहा कि बेटा आज जिन कॉन्सेप्ट्स पे हम बात करेंगे उनमें आपके वाइवा का हर क्वेश्चन कवर हो जाएगा, हर कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रहेगा जिसमें आप लोग कहें कि आप लोग को समझ नहीं आ पाई, या आज जिसमें हम बात कर रहे हैं और वाइवा में वो कोई और चीज पूछ ले। ठीक हो गया? अच्छा जी, जिसमें हमने ऑलमोस्ट हमारा टारगेट होगा क्लास 9th और 10th की जो समराइज्ड वाइवा क्वेश्चन है उन पर बात करें। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वाइवा के लिए क्या याद करना है, तो मैं आज उनको जवाब दे रहा हूं कि बेटा जब आपने पेपर में जाना हो तो यही वीडियो आप एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लें, आपके वाइवा के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ठीक हो गया? तो आपने इस हवाले से भी फिक्र नहीं करनी। अब उसके बाद पहले सेगमेंट की जानिब चलते हैं जो कि आपका है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बोर्ड पे सामने लिखी नहीं जाएंगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ड्यू टू लेस स्पेस हम लिख नहीं सकते। लाइक अगर मैं यहाँ पे हर चीज लिखूंगा तो जाहिर है स्पेस बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगी। तो पहली चीज क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ से पूछ सकता है सिंपल क्वेश्चन, HTML जनाब होता क्या है जी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो आपने बताना है और कौन सी लैंग्वेज यूज होती है जी, तो आपने उनको बताना है कि पहले आप HTML में कोड करते हैं, देन उसके साथ CSS और जावास्क्रिप्ट जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? CSS और जावा। अब आपसे पूछ सकता है कि जी CSS का क्या काम है, तो CSS बेटा आप वेब पेज को स्टाइलिंग देने के लिए यूज होती है। यहाँ पूछ सकते हैं HTML का क्या काम है, तो बेटा HTML जो है आपके वेब पेज के अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखना है, जितना भी कंटेंट आपके पेज के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है वो किस में होता है? HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। उसके बाद एक स्टेप आप आगे बढ़ते हैं और वो सेकंड स्टेप क्या होता है? CSS का काम क्या है? आपके पेज के ऊपर स्टाइलिंग ऐड करना। स्टाइलिंग क्या होती है? ब्यूटिफिकेशन, कलर्स, लोगोज, इमेजेस, ये सारी चीजें कौन कवर करता है? CSS। उसके बाद हम आते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट क्या होती है भाई? जावास्क्रिप्ट आपकी डेटाबेसेस को, आपके वेब पेज की कनेक्टिविटीज को, कि आपका एक वेब पेज किस तरह दूसरे वेब पेज से कनेक्टेड है, उस चीज के लिए यूज होता है। अगर हम एक कार की एग्जांपल कंसीडर करें और उससे समझें, एग्जांपल ऑफ अ कार, एक कार बना लेते हैं यहाँ पे हम। बेटा इस कार का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ढांचा है, जो बॉडी है, वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इस कार का? HTML में है। इसमें अच्छा, उसके बाद जो इस कार के अंदर सीट्स हैं, बड़ी प्यारी सीट्स, बड़ा प्यारा एक स्टीयरिंग है, डैशबोर्ड है, अंदर इंटीरियर है, अंदर इट माइट बी लाइक एम्बियंस जो अंदर की सारी है, इंटीरियर इस कार का वो क्या है? CSS है। वो क्या है? अच्छा, उसके बाद आशिर, उसके बाद CSS के बाद आती है जावास्क्रिप्ट। बेटा इस कार का जो इंजन है ना, जो इसको चला रहा है, जो इसको रोड के ऊपर लेके चल रहा है, वो क्या है? इस कार का जावास्क्रिप्ट है, इस कार का इंजन। तो ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आपकी बुक्स में आपको देखने को मिलती है, वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक हो गया? वो क्या है? जावास्क्रिप्ट आपकी कार का क्या हो गया? इंजन हो गया, यानी वो पार्ट हो गया, वो पोर्शन हो गया जो कि आप जिसकी बेसिस पे गाड़ी चल रही है, यानी जिसकी बेसिस पे आपके वेब पेज रन होना है, आपस में कनेक्टिविटी होनी है और लाइव होना है आपका वेब पेज, वो सारा कौन डील कर रहा है? जावा स्क्रिप्ट डील कर रही है। ठीक हो गया? यहाँ तक एनी क्वेश्चन? मैं पूछ लूं अनुष?
जावास्क्रिप्ट बताइएगा किस लिए यूज होती है। बेटा आई डोंट वांट डेड एयर, आप बताएं, ठीक है। अफसा, जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज होती है? इंजन के लिए, या लाइक द बेसिक जो आपकी वेब पेज की कनेक्टिविटी है उसके लिए। ठीक हो गया? ओके, आगे चलते हैं एक स्टेप जरा हम, तो स्पेस हम लोग को ज्यादा चाहिए ही होगी। अच्छा, अब आते हैं HTML की वर्किंग के ऊपर। HTML का टैग बनता कैसे, पेज कैसे क्रिएट होता है। तो आज तो मैं वर्बली बताऊंगा, लेकिन आने वाले प्रैक्टिकल डेज में हम ये चीज की इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। आज सर वर्बली क्यों बता रहे हैं? ताकि एक बेसिक्स क्लियर हो जाए, ताकि वाइवा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक हो गया? तो बेटा आज के पेपर के अंदर, आज के टास्क के अंदर हम ये देख लेते हैं कि आपने एक बेसिक क्रिएट करना है। HTML का पेज तो कैसे क्रिएट करेंगे? अच्छा, एक और बात बता दें कि हम लोगों ने आपके प्रैक्टिकल के अंदर HTML और CSS को कवर करना है आने वाले दिनों में। किस चीज को? HTML और CSS को। अच्छा, अब HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और वो हालत जिसमें आपका वेब पेज आपके सामने बना हुआ है। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है? नोटपैड ओपन करना है। क्या ओपन करना है? नोटपैड। आपको इट माइट बी नोटपैड प्लस, इट माइट बी सिंपल नोटपैड, आप कोई चीज भी ओपन कर सकते हो। और वहां पे आपने लिखना है ब्रैकेट ओपन, ग्रेटर लेस देन सिंबल, then you will write exclamation mark, then you will write doctype HTML। कुछ को ये बेसिक्स आती होंगी, कुछ को नहीं आती होंगी, सबके लिए ये काम आज का कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले क्या लिख दिया आपने? doctype HTML। ये बता रहे कि डॉक्यूमेंट किस टाइप का है? HTML टाइप का है। उसके बाद हम आगे आते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले आपने HTML लिखा और आपने इसको क्लोज कर दिया। क्या लिखा? HTML का टैग। अब HTML का टैग आपने ओपन भी करना और नीचे आके क्लोज भी करना है, यानी इधर आपने वेब पेज के एंड पे HTML के टैग को क्लोज भी करेंगे आप। इज दिस क्लियर? HTML ओपन एंड देन HTML क्लोज। ये आपका बेसिक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है कोई भी काम करने के लिए। जी बेटा, अच्छा, ये आपका क्या हो गया? कोई भी एक वेब पेज क्लियर हो गया है किस काम के लिए? HTML डॉक्यूमेंट लिखने के लिए। ठीक हो गया? यहां तक मसला ओके? जी बेटा, अच्छा जी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। तो बेटा इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं। सर जी सर, CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? CSS की फुल फॉर्म होती है कंसोल स्टाइल, आगे आप बताएं। स्टाइल सिस्टम लैंग्वेज होता है इसका। कंसोल दो टाइप स्टाइल की होती है। स्टाइल सिस्टम, लेकिन ये पेपर में पूछेगा नहीं वो इंशाल्लाह। ठीक हो गया? अच्छा, ये आपकी बुक में भी लिखा और पूछेगा भी नहीं, लेकिन वैसे आगे ऑनवर्ड आने वाली बुक्स में होता है, इसमें नहीं। अच्छा, आगे हम आते हैं यहाँ पे। ये वाला काम हमारा क्लियर हो गया। बेसिक ऑफ HTML के ऊपर बात कर रहे थे हम। ये हमने नोटपैड खोला और उस नोटपैड के ऊपर यहाँ लिखा हैशटैग इंक्लूड, हैशटैग सेमीकोलन, एक्सक्लेमेशन मार्क और डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप, ठीक हो गया? यहाँ पे हमने लिख दिया डॉक टाइप HD। ओके, अच्छा, आगे आपने क्या लिखना है बेटा? HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। का मतलब है कि HTML में अगर आप बड़ी लैंग्वेज लिख दोगे या छोटी लैंग्वेज लिख दोगे, दोनों में फर्क नहीं पड़ता। केस सेंसिटिविटी का आइडिया है आपको क्या होती है? बताओ। हाँ, जैसे अगर आप कैपिटल में HTML लिख दोगे और स्मॉल में HTML लिख दोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन दैट HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक हो गया? अच्छा, आगे आपने लिखा HTML का ओपन टैग और यहां आपने लिखा HTML का क्लोजिंग टैग। सिंपल इज दिस। ठीक हो गया? उसके बाद आप क्या करोगे? आपके पास उसके बाद दो मेन गोल्स आते हैं, दो मेन टैग्स हैं आपके पास। एक टैग आपके पास क्या है? हेड का, और एक टैग आपके पास क्या होगा? हेड का टैग ओपन किया और हेड का टैग आपने क्लोज भी कर दिया। और यहाँ पे आए बॉडी का टैग आपने ओपन किया और बॉडी का टैग आपने क्लोज भी कर दिया। ओके, जिस तरह से बेटा एक इंसान के दो हिस्से होते हैं, एक उसका हेड है और एक उसकी इंटायर बॉडी है, इसी तरह वेब पेज के भी दो हिस्से हैं, एक उसका बॉडी स्ट्रक्चर है और एक उसका हेड स्ट्रक्चर है। यहां मैं जरा एक ब्राउजर क्रिएट कर लेता हूं आपके सामने। मैं कहता हूं ये आपके सामने एक ब्राउजर है और ये उसकी टाइटल पेज है, यानी टाइटल हेडिंग है। यहां मैं कहता हूं कोई आइकन बना होगा और यहां कोई उसका वेब पेज का नेम लिखा होगा। मैंने ABC नेम रख दिया। बेटा जो आप इस हेड टैग के अंदर लिखोगे वो सब कहां डिस्प्ले होगा, और जो आप बॉडी टैग के अंदर लिखोगे वो कहां डिस्प्ले होगा? इस पेज के ऊपर। कहां पे? इस पेज के ऊपर। अच्छा, अब बॉडी के लिए हमारे कुछ हेड के लिए यूजुअली पहले बात कर लेते हैं। हेड के अंदर एक मोस्ट कॉमन टैग है टाइटल का। हेड के अंदर क्या टैग है? टाइटल का, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है। अब टाइटल का टैग क्या करता है? आप टाइटल के टैग के अंदर जो भी लिखोगे तो वो यहाँ इस तरह से ABC करके डिस्प्ले हो जाएगा। मैं इन डीप प्रैक्टिकल वर्क पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आने वाले गोल्स हैं हमारे।
प्रैक्टिकल वर्क सारे बस टैग्स के रेफरेंसेस दूंगा कि ये करते क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकली हर टैग को हमने आने वाले टाइम पे देखना है। तो उसको अगर मैं बोर्ड पे बना के क्रिएट करके दिखा रहा हूँ तो इट डिडंट मेक एनी सेंस। ओके, तो इसके बाद ओवल सिंबल के बाद आपके पास एक और सिंबल है, सर्कल का सिंबल होता है, इसको हम कहते हैं कनेक्टर सिंबल। इसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टर सिंबल। एग्जामिनर मोस्टली कोई एक शेप आपको देता है, उसके सामने एक पेज पड़ा होता है, उसके ऊपर ये शेप्स बनी होती हैं, तो आपसे पूछता है ये शेप का नाम क्या है, आप कहेंगे डायमंड सिंबल। वो कहेगा ये किस लिए यूज होता है, आप कहेंगे डिसीजन कंस्ट्रक्ट के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। के ऊपर तो सबसे पहले आप क्या दोगे? डेटा टाइप, एंड देन वी विल गिव अ वेरिएबल। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया int और a के नाम से और एंड पे सेमीकोलन। ये क्या बन गया? int a के नाम से एक वेरिएबल मैंने क्या कर लिया? डिक्लेयर किया। इज इट क्लियर? ओके, आफ्टर इट वी विल गो फॉर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। का मतलब क्या होता है बेटा, आप बताओ? इनिशियलाइजेशन, अगला इनिशियलाइजेशन आई डिडंट टेल यू। Yeah, assigning a value to a variable for the very first time is known as variable initialization। का मतलब है कि जब आपने किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है, लाइक I have created a variable named as a। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या था? a। उस वेरिएबल को अगर मैं कोई वैल्यू दूं, जैसे कि 10 मैंने वेरिएबल को वैल्यू दी, तो ये क्या है? मेरी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। ये क्या है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। अच्छा, अब अगर आपने कोई इनपुट लेनी है प्रोग्रामिंग के अंदर, सी प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? स्कैनर। इनपुट लेने के लिए क्या यूज करोगे? स्कैनर। अब स्कैनर के बेसिक स्ट्रक्चर में बात कर लेते हैं। अगर स्कैनर की बात करें, यहाँ पे इस ए की मैं कहता हूँ मैं डायरेक्ट असाइन नहीं करता, डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं करवाता। मैं क्या करता हूँ? यूजर से इसको क्या लेता हूँ? यूजर से इसको वैल्यू लेता हूँ, लाइक इनपुट टाइम ऑन रन टाइम। तो मैं क्या करूंगा? स्कैनर लिखूंगा, क्या लिखूंगा? फिर क्या करूंगा? ब्रैकेट ओपन, सर्कुलर ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास ओपन, इन्वर्टेड कोमास क्लोज। उसके बाद क्या करूंगा? यहाँ देखिएगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इंटीजर के लिए कौन सी चीज यूज हो सकती है? या परसेंटेज साइन डी या आई। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज साइन डी यूज किया, ठीक हो गया? क्या यूज किया? परसेंटेज साइन। और उसके बाद आगे मैं एक एम्पर साइन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एम्पर साइन। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा a। दैट इज माय बेसिक स्ट्रक्चर टू टेक इनपुट इन अ वेरिएबल। ये भी वंस अगेन दोबारा बहुत सारे टाइम हमने करना है, अभी बता दिया ताकि आपको आने वाले टाइम में मसाइल या इश्यूज ना आए। अच्छा बेटा, एक बात बता दें, जो बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का ठीक आंसर देगा उसके ऊपर मेरी जो मैं उसको एक चॉकलेट गिफ्ट करूंगा अभी लेक्चर एंडिंग के बाद, और वो पेंडिंग आ जाएगी। लाइक लेक्चर एंड होते ही मैं उसको एक चॉकलेट गिफ्ट करूंगा। बताना क्या है? ये एम्पर साइन यहाँ यूज क्यों हुआ है? हाथ खड़ा करके बता, ऐसे नहीं बोल। ये जो एम्पर साइन है मैंने यहाँ पे यूज क्यों किया? बेटा एक चॉकलेट दूंगा जो बच्चा ये सवाल का जवाब दे। हाँ, टेंथ वालों जो बताओ भाई, एनीवन जी। अच्छा, लाइक
जो बच्चे हैं इनको तो मैंने बहुत बार बताया। बताओ साइमा, आमना सिद्धार्थ का है भाई? आमना सिद्धार्थ चाय को भी बता दो नहीं पता आपको? नहीं बेटा पता आपको? डिफरेंस के लिए नहीं। एनीवन जी बेटा मारो खड़े होके की बात 80% करेक्ट है और बाकी का 20% करेक्ट है। बेटा क्लैप कर दें दोनों बच्चों के लिए। तो दोनों की बात को कंक्लूड करके बता रहा हूँ। अच्छा बेटा एम्फसाइज जो है वो किस लिए यूज होता है? आपने जब कभी कोई वेरिएबल बनाया आपने मेमोरी कंटेनर के अंदर, देखो ना, आपने ए के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, आपके मेमोरी कंटेनर के अंदर वो वेरिएबल जाके बन गया। इज इट? आपने क्या किया? वन क्लियर आई एम रिपीटिंग इट। आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, क्या किया? वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके साथ आपका एक क्या बन गया? एक मेमोरी कंटेनर बन गया आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। ठीक हो गया? अच्छा अब क्या होगा? इस मेमोरी के अंदर जो ये कंटेनर बना, अब वैल्यू जो आपने इनिशियलाइज करवाई है स्कैनर को यूज करते हुए, ये खाली उसमें ही सेव होनी चाहिए, किसी और जगह सेव हो जाए। हाँ, ये वैल्यू खाली उसी जगह सेव होनी चाहिए या किसी और जगह भी सेव हो जाए, उसी जगह पे। लाइक द वैल्यू, द वेरिएबल व्हिच वाज क्रिएटेड एज ए, द वैल्यू शुड बी स्टोर्ड एट दैट प्लेस। यहाँ पे स्टोर होगी, उसके अलावा किसी और जगह स्टोर नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब आप क्या करते हैं, ऐसा पॉइंटर यूज होता है एम्परसाइज। तो आपसे मेरा पूछ लेता है, अच्छा मैं अगर इमेजिनेट होऊंगा ना बोर्ड में, मेरा फेवरेट 3 क्वेश्चन है कि एम्परसाइज यूज क्यों होता है? फेवरेट 3 मैं पूछूंगा इंशाल्लाह। अच्छा अब एम्परसाइज यूज क्यों होता है? ताकि आप वैल्यू को रेफर कर सकें एज अ पॉइंटर, ताकि आप वैल्यू को पॉइंट आउट कर सके, यूज कर सके, दिखा सके कि यार ये वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर होनी चाहिए। कहाँ पे? इस मेमोरी कंटेनर में। तो x will be equal to the variable address, variable address। किसी को ये बात समझ ना आई हो, जैसे हाथ खड़ा करने में रिपीट कर दूंगा। एम्परसाइन किस लिए यूज होता है? बेटा एम्परसाइन जो एंड और ए है, that is equivalent to the address of a, that is equivalent to the address of, यानी जो वेरिएबल a बनाया ना आपने कंप्यूटर मेमोरी में, उसका जो एड्रेस है ना वो किस लिए यूज होगा? एम्परसाइन ए के लिए। अब स्कैनर में आपने एम्परसाइन ए क्यों लिखा? ताकि आप वो जो इनपुट आ रही है ना उसको उसी जगह रख सके जहां पे वैल्यू का कंटेनर बना हुआ। क्योंकि अगर आप उस कंटेनर के अलावा किसी जगह पे रखेंगे तो दोबारा वहां पे तो वैल्यू मिलेगी। देखो ना, इस एड्रेस पे रखोगे वहीं से गेट करोगे ना बाद में। अगर आपने कहीं और वैल्यू रखी हुई है तो जब गेट करने का टाइम आएगा तो वो आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि वो किसी स्पेसिफाइड प्लेस पे रखनी पड़ेगी ताकि बाद में कल को आप गेट भी कर सको। तीनों की बात यहाँ तक मसला है, आगे चलते। ये अब अगले कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपने कोई वैल्यू डिस्प्ले करवानी है अपनी स्क्रीन के ऊपर, if you want to show any value on your screen, what should you do? Anyone? सुग्रा, what should you do if you want to display anything on your screen? कोशिश करो टाइम निकाल के ना बोलो। जी जी जी। तो printf किस लिए यूज होता है? printf जब कभी आपने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई चीज डिस्प्ले करवानी है तो क्या यूज होगा? printf यूज होगा। मतलब आपने यूज किया printf, आपने कुछ भी इसमें लिखना है, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड लिख दिया आपने। अब ये हेलो वर्ल्ड किस लिए यूज होता है? एज इट इज डिस्प्ले करवाने के लिए। लाइक अगर आपने कोई चीज अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवानी है तो आप क्या यूज करोगे? printf यूज करोगे। सिंपली हेलो वर्ल्ड लिखोगे इन्वर्टेड कोट्स के अंदर और वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा इसके अंदर 2-3 और कैटेगरीज हैं। लाइक इफ यू वांट टू डिस्प्ले अ वेरिएबल एंड इफ यू वांट टू डिस्प्ले अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट मैसेज एज वेल, तो आप दोनों चीजें डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो तो आप कैसे यूज करोगे? वंस अगेन वो थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है तो मैं उसको प्रैक्टिकल में कवर करूंगा। आगे अगर हम चलें आगे, अब ये बेसिक्स हमारी सारी कवर होगी। जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज के अंदर आपके पहले 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट वो कवर हो गए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, वो तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। जैसे अभी मैंने बात की कि HTML पे जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब आप कभी HTML पे कोड करने जाएंगे तो आपने क्या लिखना है? ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड देन इन बिटवीन वी विल राइट एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉट टाइप एंड देन HTML। ओके। और लेकिन अगर हम सी लैंग्वेज के अंदर हैं तो हम क्या लिखेंगे? #include str.h और नेक्स्ट लाइन में void में ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज।
लाइक मैं आपके सामने लिखता हूँ इसको भी, हैशटैग इंक्लूड stdio.h void main control bracket and then curly bracket open and then curly bracket close, और ये वो स्पेस होगी जिसके अंदर आप अपना प्रोग्राम सारा का सारा लिख रहे होंगे। वंस अगेन इसके लिए आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करेंगे? द रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर इज डेव C++, बट उसके लिए मिनिमम आपको 8 GB रैम रिक्वायर्ड है। कितने जीबी? अगर आपके लैपटॉप की रैम अनफॉर्चुनेटली 8 GB से कम है तो मैं कभी भी उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करके उसको डेव C++ में नहीं लेके जाऊंगा। मैं उसको सिंपली ऑनलाइन कंपाइलर रिकमेंड करूंगा आपको कि आप ऑनलाइन GDB कंपाइलर या प्रोग्राम सी के ऊपर वर्किंग करें। दैट विल बी मोर सफिशिएंट फॉर यू पीपल। ओके, यहां तक मसला क्लियर हो गया आपके पास? इज दिस क्रिस्टल क्लियर? परफेक्ट। तो अब हम लोग अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है उससे पहले आप पूछ सकते हैं। थर्ड सेगमेंट इंशाल्लाह आपको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे देंगे, एक और सेगमेंट बना के इंशाल्लाह, एक और पोर्शन बना के। तो तब तक के लिए अल्लाह ताला आपके मामला को आसान करवाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा हम अपने फोर्थ और लास्ट सेगमेंट के साथ अभी आज का लेक्चर इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम बात करने जा रहे हैं अपने 3, 4, 5 चैप्टर में। तो वेरी क्लियर, 5th चैप्टर से फंक्शन में से वो ज्यादातर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। वो क्वेश्चन पूछता है आपसे दो चीजों के ऊपर, अरे पे, फॉर लूप पे, ऑलमोस्ट ज्यादातर फॉर लूप पे और इफ स्टेटमेंट पे। तो इन दो चीजों पे हम बात करेंगे। ओके, इफ वी टॉक अबाउट इफ स्टेटमेंट, तो इफ स्टेटमेंट के साथ आपके पास क्या होता है, एक कंडीशन जुड़ी हुई होती है और आपके पास देन एक एसोसिएटेड कोड होता है। क्या होता है? इफ स्टेटमेंट, कंडीशन एंड देन एसोसिएटेड कोड। अच्छा, अ कंडीशन कैन बी ट्रू एंड द कंडीशन कैन बी फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला कोड का जो सेगमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमारे पास एक एल्स की ऑप्शन होती है, यानी यहाँ पे हम एल्स लिख सकते हैं और एल्स के साथ एक कोड सेगमेंट ज्वाइन होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी देन ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इज दिस क्लियर? यहां तक बात। ट्रू की सूरत में ये एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स की सूरत में ये एग्जीक्यूट होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक हमारे पास ये तो इफ स्टेटमेंट का बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, प्रैक्टिकल में डिटेल से देखेंगे। आगे एक आपके पास आती है फॉर लूप। क्या आती है? फॉर लूप। फॉर लूप में आपके पास 3 सेगमेंट्स होते हैं। कितने सेगमेंट? 3 सेगमेंट। पहला सेगमेंट क्या है? डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। उसके बाद आपकी कंडीशन आती है, उसके बाद आपकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। इज दिस क्लियर? अच्छा, और उसके साथ एक एसोसिएटेड कोड जुड़ा होता है। ये बेसिकली आपकी एक लूप है जिसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होते हैं। लूप क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट आपकी बार बार एग्जीक्यूट हो रही होती है। अब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लाइक इंट i इज इक्वल टू 0, इंट i इज इक्वल टू 10, इस तरह का कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद आपकी कंडीशन होती है एंड द कंडीशन माइट बी दैट i इज लेस देन इक्वल टू 0 और i इज लेस देन इक्वल टू 10, इस तरह की कोई भी वैल्यू हो सकती है। और इंक्रीमेंट के अंदर आप i++ या i- एज अ डिक्रीमेंट यूज करते हैं, यानी एक का इजाफा या एक की कमी। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, एक प्रैक्टिकल आपके सामने। फॉर और उसके बाद डिक्लेरेशन, जैसे इंट i इज इक्वल टू 0, उसके बाद सेमीकोलन i इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक हो गया, और i++। ठीक हो गया। अब i की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है? 0 से, और जब तक i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, यानी कंडीशन फॉल्स, 10 से बढ़ के 11 नहीं हो जाती, यानी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक आपकी फॉर लूप क्या करेगी? एग्जीक्यूट होती रहेगी। ये बेसिकली आपकी लूप है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जिनमें से ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक हो गया। अब इसको इन डिटेल हमने इंशाल्लाह प्रैक्टिकल टाइम पे देखना है। तो यहां तक के लिए आपका जो ओवरऑल हमारे वाइवा के क्वेश्चन थे आज के दिन में हमने वो कवर किए हैं। अगर किसी का आप में से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप में से किसी का, कोई बात का एडिशन चाह रहे हो आप लोग कि सर ये बात आप ऐड कर दें आज के लेक्चर के अंदर। क्लियर?
ओके सो हमारे आज के जो वाइवा के क्वेश्चंस थे वो सारे कंक्लूड हुए। साथ में हमने बेसिक्स ऑफ सी एंड HTML को देखा। अब आज हम इससे एक स्टेप आगे चलते हैं और वो हमारा क्या है, इंशाल्लाह कोडिंग का जो हमारा नेक्स्ट फेज है वो होगा। तो इंशाल्लाह यहाँ तक आपका लेक्चर कंक्लूडेड है। जज़ाकल्लाह खैर।